हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिखा गुप्ता। आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पर। मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करें, जिससे हम जल्दी से जल्दी अपनी क्लास शुरू करेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें क्या होगा कि आपके डायोड से रिलेटेड, मतलब टाइप्स ऑफ डायोड और जो हमारे डायोड के एप्लीकेशंस होते हैं, रेगुलेटर, रेक्टिफायर वगैरह में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें अगर आप कोई टॉपिक भूल रहे हैं तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि आपको किस टॉपिक को रिवाइज करना है। साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप इस टॉपिक में कहाँ लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे सबसे पहले सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, जो था कि लीकेज करंट इन सिलिकॉन इज इन द ऑर्डर ऑफ, और उसका आंसर मैंने आपको बताया था, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इट इज इन द ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पियर्स। जब मैं कल क्लास अपना लेक्चर देख रही थी कि मैंने कैसा आप लोग को लेक्चर लिया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने आपको गलत बता दिया। अगर आपने कहीं नोट डाउन किया है तो अभी उसको करेक्ट कर ले। इट इज इन द ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पियर्स, और फॉर जर्मनी, सॉरी, फॉर जर्मीनियम इट इज इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। ओके, जर्मनी नहीं जाना है, जर्मीनियम के पास जाना है। ओके, तो अगर मैं आपके लिए ऑडिबल हूँ तो आप यहाँ पर मुझे बताएं कि एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू यू। चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। हमारे पास क्वेश्चन पहला क्या दिया हुआ है? हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जेनर डायोड यूज्ड एज, क्या पूछा गया है? जेनर डायोड का एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर्स और ऑसिलेटर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप मुझे इसका आंसर दें। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। इसका आंसर होगा वोल्टेज रेगुलेटर। जिनर डायोड का एप्लीकेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेटर। क्यों? क्योंकि जो जिनर डायोड है, हम इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज के, मतलब उसके बाद इसका एप्लीकेशन शुरू होता है, तो ये हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज की तरह प्रोवाइड करता है, हमें ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर। या फिर इसका यूज कहाँ होता है? एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, द नी वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम पीएन जंक्शन इज। सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो नी वोल्टेज है वो क्या होता है? तो सबसे पहले सिलिकॉन का और फिर जर्मेनियम का, तो क्या होता है? 0.7 वोल्ट एंड 0.3 वोल्ट। ये आपको ना याद रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, और कई सारे एग्जाम्स जिनका डेटा तो इनके पास है भी नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन का नी वोल्टेज क्या होता है? 0.7 एंड 0.3 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इन अ हाफ वेव डायोड rectifier where a pure resistor is connected at the output terminal, the power factor at AC input terminal is। क्या पूछा गया है कि एक हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर की बात हो रही है, जहां पर एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है एट द आउटपुट टर्मिनल एज अ लोड। आपसे पूछा गया है कि पावर फैक्टर एट एसी इनपुट टर्मिनल क्या होगा। तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करिए। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आंसर, आपने ये किस क्वेश्चन का आंसर दिया है? इज इट फॉर क्वेश्चन 3? ओ, अर्लियर वाले के लिए है। 1? नहीं, आंसर इसका 1 नहीं होगा। इसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा। इसका आंसर कैसे होगा मैं आपको करके बताती हूँ। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। देखो, हमें क्या निकालना है? पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर निकालने के लिए क्या होगा? हमारी जो आउटपुट पावर होगी अपॉन इनपुट पावर होगी। ठीक है, क्या होगी? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ये क्या हो गई? मतलब कि हमारा वी आर एम एस, ठीक है, अपॉन वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस,
अपॉन ये किसका है, आउटपुट के लिए है। और दूसरा हमारा इनपुट के लिए क्या होगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये किसके लिए हो गया, इनपुट के लिए हो गया। अब ये क्या हो गया, इनपुट और आउटपुट के लिए आउटपुट में मतलब ये क्या हो जाएगा, वी एम वाई टू इंटू आई आर एम एस, और ये हो जाएगा वी एम वाई रूट टू इंटू आई आर एम एस। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/√2 के बराबर हो जाएगा। वो किसके बराबर होगा, 0.707। समझ में आया, ये कैसे हुआ, ये इसका आंसर क्या होगा, 0.707 होगा, ना कि 1 होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डार्क करंट इन अ सेमी कंडक्टर फोटोडायोड इज। फोटोडायोड में जो हमारा डार्क करंट है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस करंट होता है, फॉरवर्ड सैचुरेशन करंट होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, या फिर ट्रांजिएंट करंट होता है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या होगा, डार्क करंट जो फोटोडायोड में, डार्क करंट क्या होता है कि जब फोटोडायोड हमारा हमेशा रिवर्स बाइस में काम कर रहा है, जब रिवर्स बाइस में काम कर रहा है तो वो इंस्टेंस जब हमने उस पर लाइट नहीं डाली है, फोटोडायोड पर हमने जब लाइट नहीं डाली है, तो वो जो करंट होगा उसमें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा उसको क्या बोलेंगे, डार्क करंट बोलेंगे। और उसी रिवर्स बाइस कंडीशन में जब हम क्या कहते हैं, लाइट इंजेक्ट करेंगे, लाइट मतलब एमिट करेंगे फोटोडायोड पर, तो क्या होगा, वो हमारा फिर जो करंट फ्लो करने लगेगा वो हमारा फोटोडायोड के कारण, मतलब एक्चुअल में हमारा फोटोडायोड काम करना शुरू कर देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, रिवर्स सेचुरेशन करंट होगा। फॉरवर्ड बाइस में तो काम कर नहीं रहा है, फॉरवर्ड बाइस में तो नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा। फोटोडायोड कब काम करते हैं, रिवर्स बाइस में काम करेगा। रिवर्स बाइस में भी कब, जब उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो उस समय जो मिनिमम करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, डार्क करंट कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हॉट कैरियर डायोड। इनमें से कौन सा डायोड हॉट कैरियर डायोड कहा जाता है, जल्दी जल्दी बताओ, आपको इसका आंसर आना चाहिए। हॉट कैरियर डायोड, डी, वेरी गुड, शॉर्ट की डायोड। शॉर्ट की डायोड को क्यों हॉट कैरियर डायोड कहते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट की डायोड पे क्या होता है कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस और एक मेटल, दोनों को हम मतलब इन दोनों को जोड़ देते हैं और जो डिवाइस बनता है उसको बोलते हैं हम शॉर्ट की डायोड। इसमें क्या होता है, मेनली मेजोरिटी कैरियर्स रहते हैं, है ना। तो जो करंट फ्लो करेगा वो थर्मो आयनिक एमिशन के कारण होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हॉट कैरियर डायोड बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है, मतलब टाइप्स ऑफ डायोड के बारे में आपको बेसिक आइडिया है। ठीक है ना। अभी हमारे पास ये अच्छा क्वेश्चन है, द इनपुट फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर इज 50 हर्ट्ज, देन द आउटपुट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउ मेनी हर्ट्ज। ठीक है, तो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाइए। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच नहीं कर रहा है तो फिर देखिए कि मैंने आपका आंसर क्यों गलत आ रहा है। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है एफ नॉट, ये हमारी एफ एम के बराबर ही होती है, मतलब ओरिजिनल जो हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी है उसी के बराबर होती है। तो हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अगर इनपुट हमारी 50 हर्ट्ज है, ठीक है, तो ये एफ हमारी आउटपुट भी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 FM के बराबर होती है, ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो ये कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हुआ, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी, गैस नहीं, गैस क्यों नहीं मारना इन सारी क्वेश्चंस में,
इसलिए मानना है, इसलिए नहीं मानना है क्योंकि या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है। ये तो मतलब सिंपल सा था कि आपको पता होना चाहिए कि हाफ वेव में एफ डॉट है और क्या कहते हैं फुल वेव में 2f0 होती है। ठीक है, इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से शॉर्टकी डायोड के बारे में आया है। अ शॉर्टकी डायोड इज अ मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस, इज अ माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, इज अ फास्ट रिकवरी डायोड एंड इज बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर डायोड। तो ये इसका आंसर क्या होगा? शॉर्टकी डायोड क्या होता है? एक पीएन जंक्शन डिवाइस और मेटल दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और उससे जो डायोड बन रहा है उसको कह रहे हैं शॉर्टकी डायोड बोल रहे हैं। तो ये कैसा होगा? ये एक मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस होगा। क्यों? क्योंकि मेटल में तो इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं। ठीक है, मेटल में कोई और होल्स वगैरह तो होंगे नहीं। और जो पीएन जंक्शन यहाँ पे है, ये मेटल है और ये एक सेमीकंडक्टर है। तो अब जैसे सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है और होल्स कम है। ठीक है, तो मेजॉरिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की ही होगी ना कि होल्स की होगी। तो ये क्या हो जाएगा? एक मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतना मतलब सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों पूछ रही हूँ? ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इससे ना आपको शॉर्टकी डायोड का एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई शॉर्टकी डायोड कैसे वर्क कर रहा है ना? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डायोड एसोसिएटेड विथ वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस इज वैरेक्टर डायोड, जेनर डायोड, एलईडी और फोटो डायोड। इसका आंसर आपको सही आना चाहिए, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या है? द डिवाइस एसोसिएटेड विथ वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस इज अ, हमारा इकलौता डायोड है जो कि मतलब क्या कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस की तरह काम करता है। ठीक है, वो कौन सा है? वैरेक्टर डायोड है। कौन सा है? वैरेक्टर डायोड। ये भी रिवर्स बाइस में काम कर रहा है। जेनर डायोड है, ये भी रिवर्स बाइस में काम कर रहा है। फोटो डायोड है, ये भी रिवर्स बाइस में काम कर रहा है। बट जब हम जो डायोड है उसकी कैपेसिट मतलब उसके कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो अब वो कौन सा हमारा डायोड कहलाएगा? वैरेक्टर डायोड कहलाएगा। ठीक है, और वेरेक्टर डायोड की खासियत क्या होती है? इस वेरेक्टर डायोड में हम जो डोपिंग है वो कम करते हैं, मतलब जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होती है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? चलिए इसका आंसर आपको बताना होगा। द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर एंड रिपल फैक्टर ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर आर। ठीक है, आपको ये बताना है फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना होता है। सबसे पहले तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है और रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर मतलब रिपल जो हमारे रेक्टिफायर में क्या होती है वो अनवांटेड कंपोनेंट है, मतलब अनवांटेड एसी कंपोनेंट इन अ रेक्टिफायर आउटपुट, उसको क्या कहते हैं? रिपल्स बोलते हैं। तो रिपल फैक्टर क्या होता है? हमारा कम से कम होना चाहिए। ठीक है, जितना कम से कम हो। और फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर हमारा लाइक लेवल ऑफ स्मूथनेस को बताता है हमारे रेक्टिफायर में कि हमारा जो डिवाइस है वो कितने स्मूथली काम कर रहा है। तो रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या होता है? ये वैल्यूज आपको रटी हुई होनी चाहिए। वेरी गुड, 1.57 एंड 1.21। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, 1.57 एंड 1.21। देखो, फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब अपन हाफ वेव रेक्टिफायर का निकालना है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1.57। सिमिलरली रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट अपॉन डीसी कंपोनेंट। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाता है? रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वेयर -1। तो कभी आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि इसका हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर आपको पता ही है 1.21 है, तो इसका आरएमएस वैल्यू दे रखी है, आईडीसी को निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, width of the depletion layer of a junction increases under reverse bias, decreases with light doping, increases with heavy deposit और is independent of applied voltage। इसका आंसर क्या होगा? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम बेसिक है आपके पीएन जंक्शन डायोड का। width of the depletion layer of a junction, very good, answer is A। क्या होता है कि जैसे जैसे हम रिवर्स बाइस करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे क्या होगा, विड्थ बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब क्यों बढ़ती जाएगी, ये इसका अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप फाइंड करो, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, ठीक है। स्टेट द रेस्पेक्टिव रिपल फैक्टर इन एफिशिएंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर और एफिशिएंसी क्या होता है, ये भी आपको वैल्यू ना जुबानी रटी होनी चाहिए। अभी ये कुछ क्वेश्चन है जो मतलब मेमोराइज करने वाले हैं, ठीक है, तो आपको इनके आंसर आने चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चंस ना एई जेई के एग्जाम में, एसएससी आरआरबी कोई भी एग्जाम हो ना, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, रिपल फैक्टर और एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर कितनी होती है? जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसकी एफिशिएंसी होती है 81.2%, ठीक है। और जो रिपल फैक्टर होता है, वेरी गुड, जो रिपल फैक्टर होता है वो होता है 0.483%, ठीक है, 0.483। अभी हमने रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या देखा था, 1.21, और फुल वेव रेक्टिफायर में कितना हो गया, 0.483। तो कितना डिक्रीज हो गया, और रिपल फैक्टर की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, तो फुल वेव रेक्टिफायर हमारा ज्यादा अच्छा हो गया इन कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। और एफिशिएंसी जो हाफ वेव रेक्टिफायर की होती है वो कितनी होती है, 40.6% होती है, और इसकी जस्ट डबल 81.2%, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, हाफ वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इन अ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, इफ द पीक वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द सेंटर टैप एंड वन ऑफ द सेकेंडरी 200 volt, then the reverse bias diode is applied with a maximum voltage of। अगर हम इस तरह की बाइंडिंग कर रहे हैं तो जो हम सेंटर टैप रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कितना होना चाहिए डायोड के अक्रॉस, कि डायोड विद स्टैंड कर पाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में, पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, 2 Vm, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है, 200, तो ये कितना हो गया, 400, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ गया, डी, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप कुछ इस जिस तरह की इसकी लैंग्वेज है ना उसको देख के क्वेश्चन से डर लगेगा और आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी में छोड़ कर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, an AC voltage of peak value 15 volt is connected in series with a silicon diode and a load resistance of 500 ohms. If the forward resistance of a diode is 10 ohm, find the peak current through this diode. Assume that diode is ideal. क्या दिया हुआ है कि एक AC सोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 15 वोल्ट, तो ये क्या है 15 साइन ओमेगा टी, आपको एसी सोर्स दिया हुआ है। इसके अक्रॉस क्या है, एक डायोड है जिसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है 10 ओम, और यहाँ पर एक डायोड कनेक्टेड है। और क्या बोला है कि आपका जो लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम्स। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पीक करंट, ये जो डायोड से कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। आपसे एक और क्या चीज बोली जा रही है, अज्यूम दैट डायोड इज आइडियल। आइडियल कंडीशन में है हमारा ये डायोड, मतलब कि ये जो हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, इस भले ही इसका इतना दिया है लेकिन हमें अज्यूम क्या करना है कि इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है। क्या अज्यूम करना है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 है, तो इसको तो हम इग्नोर ही कर दें। तो हमारे पास सर्किट कैसा बन गया, जब तक आप आंसर बताओ इसका क्या आंसर है, मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ तब तक।
देखो, जब हमारा डायोड फॉरवर्ड कंडीशन में होगा तो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, तो पूरा करंट कहाँ फ्लो करेगा, हमारे लोड के अक्रॉस फ्लो करेगा। जब पूरा करंट यहाँ लोड के अक्रॉस फ्लो करेगा तो क्या होगा, हमारा जो करंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा पीक वैल्यू 15/500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, V/R होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 30 मिली एम्पियर्स। तो आंसर आपका क्या होगा, सी। ठीक है, आया समझ में कि कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज इतने डिफिकल्ट बना देते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे सिंपल हो गया, ऐसे सिंपल हुआ कि उन्होंने बोल दिया अज्यूम दैट डायोड इज आइडियल। अब जब डायोड आइडियल कंडीशन में है तो क्या होगा, ये हमारे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू काउंट ही नहीं हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, the forward dynamic resistance of a junction diode decreases with increasing forward current, increases with increasing forward current, is unaffected by the forward current, doubles for every 10 degree rise in temperature at constant current। इसका क्या आंसर होगा। अगर आप इसका आंसर बताते ना तो इसका मतलब ये है कि आपको डायोड से रिलेटेड उनके बेसिक्स बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, आपने डायोड के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका आंसर बताएं क्या है। फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के रिस्पेक्ट में, फॉरवर्ड करंट के रिस्पेक्ट में क्या कैसे घटता बढ़ता है, घटेगा या बढ़ेगा या उस पर कोई असर नहीं होगा या फिर डबल होगा विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। देखो, जो हमारा डी ऑप्शन है ना, ये तो सबसे पहले कैंसिल हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये वाला ऑप्शन आपने कहाँ पढ़ा होगा, लीकेज करंट में। लीकेज करंट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट करंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन किसके लिए है, डी ऑप्शन किसके लिए है, आपका लीकेज करंट के बारे में बोल रहा है। अब बाकी फॉरवर्ड जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, ओके मैं बता रही हूँ। जो फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस है, हमारे जो डायोड होते हैं उसके दो रेजिस्टेंस होते हैं, एक स्टैटिक रेजिस्टेंस, एक डायनेमिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जब हम किसी डायोड के अक्रॉस एक कांस्टेंट सोर्स अप्लाई करें, ठीक है, डीसी सोर्स थे, और जब हम तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक रेजिस्टेंस। और अगर हम इसी डायोड के अक्रॉस, जैसे रेक्टिफायर वगैरह आप देख रहे हैं, उसमें क्या एक साइनसोइडल करंट, एसी करंट लगा सप्लाई दे रहे हैं, तो उस टाइम पर जो हमारा डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टैटिक रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कि डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो स्टैटिक रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है डायनेमिक से। ठीक है, पहला पॉइंट ये याद करने की बात है। अब ये डायनेमिक रेजिस्टेंस होता क्या है, ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, नीटा वीटी अपॉन आई एफ। ठीक है, ये तो सारी कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये वीटी किसके बराबर होता है, वीटी की वैल्यू आपने पढ़ी होगी टी अपॉन 11600, और नीटा की वैल्यू आपको बता देंगे कि इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर डिवाइस में नीटा की वैल्यू क्या है, 1 2 3 और कुछ भी। ठीक है, तो जनरली हम इसको 1 ही अज्यूम करते हैं। अभी तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, अब इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट। तो जैसे जैसे फॉरवर्ड करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो कम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द आउटपुट ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर कंटेन ओनली इवन हार्मोनिक्स, ओनली ऑड हार्मोनिक्स, बोथ ऑड एंड इवन हार्मोनिक्स, और नन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसमें सिर्फ इवन हार्मोनिक्स रहते हैं। इवन हार्मोनिक्स मतलब कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, क्या किया था, 2f0 थी। ऐसे ही जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसके जो रिपल्स बन रहे हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, सिर्फ इवन में होगी, 2f0, 4f0, 6f0, कभी ऑड फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो ये कैसे होंगे, ओनली इवन हार्मोनिक्स। और जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, उसमें कोई ऐसे मल्टीपल फ्रीक्वेंसी नहीं, उसमें सिर्फ f0 रहती है। ठीक है, क्या रहती है, सिर्फ f0 रहती है। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, ओनली इवन हार्मोनिक्स कंटेन करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है।
अभी आपके सामने एक सर्किट आ गया जिसको देख के आप थोड़ा सा सोचेंगे कि इसमें करना क्या है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, इन द सर्किट शोन बिलो द एवरेज वैल्यू ऑफ वी नॉट विल बी। ठीक है, एवरेज वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके दिमाग में क्या होता है कि हम इसको साइनसोइडल सोर्स नहीं कंसिडर करते हैं, लेकिन ये साइनसोइडल है, मतलब कि एक बार ऐसे पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। अब जब ये हमारा ऐसे पॉजिटिव वेव जा रही है तो हमारा डायोड क्या रिवर्स बायस हो जाएगा। ये क्या रिवर्स बायस हो जाएगा, मतलब कि सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस हो जाएगा, इस डायोड के अक्रॉस हो जाएगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज है इसके अक्रॉस क्या 0 वोल्ट होगा। तो फर्स्ट हाफ में क्या होगा, फर्स्ट हाफ में क्या होगा, जब हमारी साइकिल चलेगी 0 से लेके, जो हमारी ओमेगा टी है 0 से लेके कब तक, पाई तक की साइकिल में, ये कैसा होगा, रिवर्स बायस होगा। तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो कैसा होगा, 0 होगा। बट अगर हम बात करें कि हमारी ये ओमेगा टी पाई से 2 पाई के बीच में है, तब ये कितना होगा, तब ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप किसके क्रॉस हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस के, इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस Vm साइन ओमेगा टी। अब अगर आपको बोल रहे हैं कि एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्या निकालना है आपको, एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू कैसे होगा, पहले सेकेंड हाफ साइकिल के लिए देख रहे हैं हम। तो पाई से 2 पाई के बीच में एवरेज क्या होगा, 1/2 पाई। पूरा साइकिल कितनी है, 2 पाई की है, तो एवरेज क्या होगा, 1/2 पाई Vm साइन ओमेगा टी डी डब्ल्यू टी। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस Vm/पाई। ठीक है, आप बोलो तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखा दूं, बट हाँ, आपने सही आंसर दिया, इट इज माइनस Vm/पाई। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, माइनस Vm/पाई। तो आपको एवरेज वैल्यू निकालनी आ गई कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एग्जिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। कौन सा हमारा डिवाइस है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, उसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे इसका आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा टनल डायोड। जो टनल डायोड है वो मेनली नेगेटिव रीजन में ही काम करता है। Which question do you want me to explain? This question. 17th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप, या फिर उससे पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर आप 17th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 17th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा डिवाइस, मतलब ये जो 4 डिवाइस दिए हैं इनमें से कौन सा डिवाइस में नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, मतलब कि अगर हम करंट वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसा किस डिवाइस में होता है, ऐसा होता है हमारा टनल डायोड में। आपने अगर टनल डायोड का ये प्लॉट पढ़ा होगा तो कैसा होता है, अच्छे से बना के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, टनल डायोड का प्लॉट कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अभी मैं वोल्टेज मार्क कर देती हूँ इसमें। ये वाला वोल्टेज है वी पी, ये है वी वी, ये है वी एफ। ये वोल्टेज है यहाँ पर और यहाँ पर ये करंट है। ठीक है, ये क्या है, करंट। ये है आई पी, ये वैल्यू हुई, ये वाली जो वैल्यू की बात कर रही हूँ ये यहाँ पर, ये हो गई हमारी आई बी। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है ना,
तो जो हमारा डायोड है, इस वाले केस में आप देखो, ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, इस वाले को बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। नेगेटिव रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वोल्टेज और करंट की इक्वेशन क्या होती है? V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। मतलब कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ेगा, है ना? लेकिन यहाँ पर वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट कम हो रहा है, तो ये वाला इसको क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोल रहे हैं। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और जो टनल डायोड होता है ना, ये मेनली सिर्फ इसी रीजन में मतलब वर्क करता है। इस वाले रीजन को बोलते हैं ओमिक रीजन, इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रीजन। ठीक है, तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहां से रहता है? पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज से लेके वैली वोल्टेज तक। और इसमें करंट कहां से कहां तक चेंज होता है? पीक करंट से लेके वैली करंट तक। ठीक है, समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्लियर हो गया ना? ओके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा जो डिवाइस है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में काम करता है? टनल डायोड। अगर आपको नहीं पता था तो इसको याद कर लो, क्योंकि टनल डायोड से अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो सिर्फ यही पूछने वाले हैं कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में कौन सा डिवाइस काम करता है। या फिर ये पूछ लेंगे कि टनलिंग इफेक्ट किस में होती है, तो टनल डायोड में होती है। टनल डायोड में अगर ये पूछ लिया कि डोपिंग क्या होती है, तो डोपिंग वेरी हाइट, मैंने कल बताया होगा आपको डीजेनरेटेड डोपिंग, डीजेनरेट सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसमें डोपिंग प्रोफाइल कुछ इस तरीके का होता है, 1:10⁻³ मतलब 1000 एटम्स में एक इम्प्यूरिटी एटम को ऐड करना। तो इसमें इतना ज्यादा मतलब डोपिंग कर देते हैं कि डिप्लीशन विड्थ बिल्कुल कम हो जाती है, और लाइट की स्पीड से जो हमारे चार्ज कैरियर्स है वो पास करने लगते हैं। तो ये हमारे टनलिंग डायोड का फिनोमेना है। तो टनलिंग डायोड में आपने तीन चीजें याद कर ली। एक तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इसमें होता है। डोपिंग इसमें कौन सी हो गई? डोपिंग वेरी हाई डोप, हाईली डोप्ड होते हैं। और तीसरा टनलिंग इफेक्ट होता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18। अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज अ रेजिस्टेंस इन द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन होता है, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो किस ऑर्डर में रहता है? तो वो किस ऑर्डर में रहता है? मेगा ओम्स में रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिवर्स रेजिस्टेंस रहता है, और इट इज इन दी ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स। और जो हमारे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की हमने अभी बात करी, तो दो तरीके के बताए थे, एक स्टैटिक रेजिस्टेंस और एक डायनेमिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डायनेमिक रेजिस्टेंस। और डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बताई थी? ईटा वीटी अपॉन आई एफ। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको डायोड के रेजिस्टेंस तीनों तरीके के पता चल गए, रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड वाइज का। फॉरवर्ड वाइज में दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इफ वीजे इज द जंक्शन वोल्टेज इन अ स्टेप ग्रेडेड जंक्शन डायोड, द विड्थ W ऑफ अ डिप्लीशन लेयर वेरीज एज। क्या बोल रहा है कि एक स्टेप ग्रेडेड जंक्शन डायोड है। स्टेप ग्रेडेड जंक्शन डायोड के क्या होते हैं? जहां पर मतलब जैसे हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड है, तो जो एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज हैं वो डोनर इम्प्यूरिटीज के बराबर नहीं होती है। मतलब एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज कम है तो डोनर इम्प्यूरिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये अगर हम बोले लाइटली डोप्ड है, तो ये वाला बहुत ज्यादा डोप्ड है। रीजन, ये वाला रीजन बहुत ज्यादा डोप्ड है। और जब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि ये एकदम कम है और ये बहुत ज्यादा है, और जब इतना डिफरेंस आ रहा है तो इसको क्या बोल रहे हैं? ये एक स्टेप टाइप का बन रहा है, तो इसलिए बोल रहे हैं स्टेप ग्रेडेड जंक्शन डायोड। तो स्टेप ग्रेडेड जंक्शन डायोड में जो जंक्शन वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पे जो जंक्शन वोल्टेज बनता है वीजे, उसका और डिप्लीशन विड्थ जो होती है, ये तो वोल्टेज है, और ये जो विड्थ बन रही है ये डिप्लीशन विड्थ कहते हैं इसको, डब्ल्यू। इनके बीच में कैसे मतलब रिलेशन होता है? तो क्या रिलेशन होता है जल्दी से बताएं। अगर आपको पता है, नहीं पता है, तो मैं आपको एक अच्छा सा फॉर्मूला बताने वाली हूँ, दो तरीके से आपको इसका आंसर बताऊंगी। देखो, जो हमारा जंक्शन वोल्टेज है वीजे, ये किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा क्यू एन ए
डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये देखो Na कब होगा, Vj तो हमारा ये वोल्टेज हो गया जंक्शन वोल्टेज, W हमारी विड्थ हो गई डिप्लीशन विड्थ, और Na कब, जब हमने बोला कि हमारा क्या बोलते हैं पी एन प्लस टाइप है, मतलब कि जब हमारी जो पी साइड है वो लाइटली डोप्ड है और एन साइड है वो हाईली डोप्ड है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर हम जो डोनर कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या लेंगे, एन है। और अगर हमारा कैसा है, पी साइड हाईली डोप्ड है, हेवीली डोप्ड है, और एन साइड लाइटली डोप्ड है, तो उस केस में हमारा वीजे किसके बराबर होगा, वीजे इज इक्वल्स टू क्यू एन डी डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो अब यहां से इन दोनों का रिलेशन देखो, ये Vj इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W स्क्वायर, या फिर W इज इस तरीके से इस तरीके से प्रोपोर्शनल है, तो क्या रिलेशन हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ Vj के बराबर हो जाएगा। आया समझ में, ये पॉइंट समझ में आ गया। या फिर आपने एक जंक्शन कैपेसिटेंस का नाम सुना होगा, ठीक है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो स्टेप ग्रेडेड डायोड होते हैं ना, ये मैं इरेज कर रही हूँ, जो हमारे जो स्टेप ग्रेडेड डायोड होते हैं, वो उसमें कैसे जंक्शन वोल्टेज कैसे होता है, 1/√2 ऑफ, मतलब ये जो जंक्शन वोल्टेज, ठीक है, और ये हमारा विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि विड्थ और जंक्शन वोल्टेज में किस तरीके का रिलेशन हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ जंक्शन वोल्टेज। ठीक है, आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगर यही स्टेप ग्रेडेड की जगह बोल दिया लीनियरली ग्रेडेड, क्या बोला है, लीनियरली ग्रेडेड, तो लीनियरली ग्रेडेड में क्या हो जाएगा, जो हमारा जंक्शन वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ वीजे। ठीक है, तब हमारी विड्थ कैसे चेंज करेगी, क्यूब रूट ऑफ जंक्शन वोल्टेज। ठीक है, तो आपको दोनों अलग अलग स्टेप ग्रेडेड और लीनियरली ग्रेडेड में आंसर पता चल गया कि क्या होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ यूनिफॉर्मली डोप्ड अब्रप्ट पीएन जंक्शन, in a uniformly doped abrupt PN junction, the doping level of the N side is 4 times the doping level of P side. ठीक है, the ratio of depletion layer width is, ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्मली डोप्ड पीएन जंक्शन, अब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड है, जिस जंक्शन डायोड की अभी हम बात कर रहे थे वही पीएन जंक्शन डायोड है अब्रप्ट टाइप। उसमें क्या बोल रहा है कि अगर एन साइड में डोपिंग है वो पी साइड की डोपिंग से 4 टाइम्स है। ठीक है, एब्रप्ट जंक्शन में क्या बताया कि पी साइड में कम डोपिंग है और एन साइड में बहुत ज्यादा डोपिंग है। तो पी साइड में हमने कहा अगर 1 मतलब इतनी डोपिंग है बाय फैक्टर ऑफ 1, तो यहाँ पर बाय फैक्टर ऑफ 4 है डोपिंग। ठीक है, ये एन साइड हुई, ये पी साइड हुई। तो अब पूछ रहे हैं कि इनकी विड्थ में किस तरीके का रिलेशन होगा। जो विड्थ में रिलेशन होता है वो कैसा होता है, W अगर हम बोल रहे हैं पी साइड का, ठीक है, अपॉन डब्ल्यू एन इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, एन डी अपॉन एन ए। ठीक है, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है इनके डोपिंग के लेवल में। ठीक है, क्या होता है, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हमारा ये फॉर्मूला था ना, वीजे इज इक्वल्स टू क्यू एन ए डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो देखो एन ए और डब्ल्यू एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे कि नहीं, जब आप एन ए इसमें से एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन क्यू अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर, कुछ इस तरीके का रिलेशन होगा ना। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिमिलरली अगर इसमें डिप्लीशन रीजन का रेशियो पूछा जा रहा है तो वो कैसे हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। किसका, एन साइड का इसमें पूछ रहे हैं, एन साइड रेशियो पी साइड पूछ रहे हैं, तो ये किस कैसा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब कि 0.25। आगे समझ में आपको कि इसका आंसर 0.25 कैसे होगा। ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एन अपॉन डब्ल्यू पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0.25। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा कि नहीं लगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, डिटरमाइन द डायोड करंट अज्यूमिंग इट टू बी आइडियल। ठीक है, ये डायोड नहीं है, ये तो करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, डायोड तो ऐसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है इस जो जिनर डायोड है, जिनर डायोड का सिंबल कैसे होता है, ऐसे जेड बना होता है ना। तो जो जिनर डायोड है, इस डायोड के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, जब बताया गया है कि इसके अक्रॉस कितना मैक्सिमम ऑफ 6 मिली एम्पियर्स फ्लो कर सकता है, तो 8 मिली एम्पियर्स तो नहीं ही है, इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। तो ये क्या है, जिनर डायोड है, इसके क्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट, तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा अपना, 10 वोल्ट की बैटरी की तरह काम करेगा। तो 10 500 12। अब इसमें अगर आप ये करंट आई फ्लो कर रहे हैं और आप केवीएल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 10 प्लस 12 माइनस 10 माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मिली एम्पियर्स, हो जाएगा नहीं, 2/500, मतलब 2/r हो जाएगा इज इक्वल्स टू आई। ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.4, तो ये हो गया 40 मिली एम्पियर्स। ठीक है, इसका आंसर क्या, सॉरी 4 मिली एम्पियर्स, ये कितना हो जाएगा 4 मिली एम्पियर्स। सी, वेरी गुड, आपने तो बहुत जल्दी कर लिया, मेरे से भी जल्दी कर लिया आपने। ठीक है, अब भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि फॉरवर्ड वाइज कैसे होता है और रिवर्स वाइज कैसे होता है। ये किस चीज का डायग्राम है, ये एक क्या कहते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर आपको दिया हुआ है, द डायोड दैट कंडक्ट व्हेन अ पॉजिटिव हाफ साइकिल वेव ऑफ एसी सिग्नल अप्लाइड आर। मतलब ये जो एसी सिग्नल है, इसकी ये कैसा होगा, इस तरीके से होगा। तो ये जो सिर्फ पॉजिटिव हाफ में कौन कौन से डायोड हमारे एक्टिव होंगे, तो देखो पॉजिटिव हाफ में क्या करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव पहुंचेगा, तो ये पॉजिटिव यहाँ से अगर यहाँ देखें तो ये रिवर्स वाइस हो गया और ये फॉरवर्ड वाइस हो गया, तो ये डायोड कंडक्ट करा, फिर करंट यहाँ से फ्लो करते हुए ये लोड रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो किया, और जब फ्लो किया तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, यहाँ पर फिर से पॉजिटिव करंट फ्लो किया, तो D2 मतलब D4 हमारा रिवर्स वाइस हो गया, ये हमारा फॉरवर्ड वाइस हो गया, फिर यहाँ पर पहुंचे तो D2 हमारा फॉरवर्ड वाइस हो गया, और ये यहाँ से आप देखो कि जब इधर पॉजिटिव है तो इस वाले टर्मिनल पे नेगेटिव होगा, तो मतलब कि ये वाले डायोड पे नेगेटिव पहुंच रहा है, मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो कौन से डायोड हमारे फॉरवर्ड बायस में है, D1 D1 एंड D2। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, वेरी गुड फ्रेंड्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड वाइज। जब जो हम फॉरवर्ड वाइज करते हैं तो हमारे ये जो डायोड है ना, इसका सिंबल इस तरीके से है, तो ये जो एरो का डायरेक्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या पी टाइप मटेरियल है, ये जो एरो का डायरेक्शन पी टाइप मटेरियल है, या ये पीएन जंक्शन डायोड है, या एन टाइप मटेरियल है, या कन्वेंशनल करंट के फ्लो के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा कन्वेंशनल करंट के फ्लो का डायरेक्शन। मतलब देखो डायोड क्या होता है, एक पीएन जंक्शन डायोड इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पर अगर हमने पॉजिटिव बैटरी लगाई है तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है कि नहीं होता है, तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसका है, कन्वेंशनल करंट की फ्लो का डायरेक्शन है, तो एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कन्वेंशनल करंट की फ्लो का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये आपको मतलब कोई पूछे और आपको याद होना चाहिए। ठीक है, डी, एक मिनट, क्वेश्चन में हाँ उसका डी है। ये क्वेश्चन क्या है, द रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑफ अ सिलिकॉन बेस्ड पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेस 32 टाइम्स ड्यू टू राइज इन एम्बिएंट टेम्परेचर। क्या बोल रहा है, जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है एक सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड का, वो 32 टाइम्स बढ़ जा रहा है उसके एम्बिएंट टेम्परेचर से। ठीक है, अगर बोला जा रहा है कि पहले उसका ओरिजिनल टेम्परेचर 40 डिग्री था,
तो अभी कितना बढ़ गया है, ठीक है, जो 32 टाइम्स बढ़ा है करंट, ठीक है। तो अब टेम्परेचर 32 टाइम्स कितने टेम्परेचर पे कितने 32 टाइम्स जो करंट बढ़ा है वो कितने टेम्परेचर पे बढ़ा है, जब ओरिजिनल आपका टेम्परेचर कब था, कितना था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो लीकेज करंट की बात कर रहे हैं, कौन सा, रिवर्स सेचुरेशन करंट या लीकेज करंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट ऑफ T2 किसी भी फाइनल टेम्परेचर पर इज इक्वल टू आई नॉट T1 इंटू 2 to the power T2 माइनस T1 अपॉन 10। यही होता है फॉर्मूला। क्या दिया हुआ है, जो आई नॉट ऑफ T2 रेशियो आई नॉट ऑफ T1 है, ये 32 टाइम्स है, ठीक है। ये किसके बराबर है, T2 माइनस T1 अपॉन 10। T1 कितना दिया हुआ है आपको, 40 दिया हुआ है। ओरिजिनल टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 to the power 5 इज इक्वल टू 2 to the power T2 माइनस 40 अपॉन 10। अब हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, क्यों, हमारे बेस सेम है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू T2 माइनस 40 अपॉन 10। ये हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू T2 माइनस 40। तो T2 कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आपका आंसर क्या आया था, आपने अभी तक आंसर नहीं बताया था। तो ठीक है, आपको पता चल गया कि आपने टेम्परेचर कैसे निकाला। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लीकेज करंट से रिलेटेड। लीकेज करंट से रिलेटेड एक ही फॉर्मूला है आपके पास, आई नॉट ऑफ T2 इज इक्वल्स टू आई नॉट ऑफ T1 2 to the power T2 माइनस T1 अपॉन 10। और आपको लीकेज करंट के बारे में क्या जानना है, जो भी मैंने आपको कल गलत बताया था, अगर आपने शुरू का सेशन मिस किया है तो मैं बताती हूँ कि जो हमारा लीकेज करंट होता है सिलिकॉन का, वो कम होता है जर्मीनियम से, और किस ऑर्डर में रहता है, नैनो एम्पियर्स के ऑर्डर में रहता है, ना कि माइक्रो एम्पियर्स के ऑर्डर में रहता है। जो जर्मीनियम का होता है वो माइक्रो एम्पियर्स के ऑर्डर में होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फाइनल क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है, इन अ रेक्टिफायर सर्किट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिल्टर इज टू। फिल्टर का काम क्या होता है किसी भी रेक्टिफायर सर्किट में, टू कंट्रोल द डीसी लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज का जो डीसी लेवल है उसको कंट्रोल करना, या फिर रिमूव रिपल्स फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट, या फिर मिनिमाइज एसी इनपुट वेरिएशंस, या फिर सप्रेस ऑड हार्मोनिक्स इन द रेक्टिफायर आउटपुट। इनमें से क्या फंक्शन होता है फिल्टर का, जल्दी से बताओ। लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल। फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो देखो हमारी पावर सप्लाई क्या होती है, पावर सप्लाई कैसी होती है, हमारी एसी पावर सप्लाई है। तो यहाँ से एसी करंट आ रहा है, फिर हमने क्या किया, हमें एक डीसी पावर चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट पावर चाहिए। तो हमने क्या किया, रेक्टिफायर यूज किया। रेक्टिफायर यूज करने के बाद कैसा आएगा, हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का आएगा। इसमें क्या रिपल्स होते हैं, तो इन रिपल्स को खत्म करने के लिए हमने क्या लगाया, फिल्टर लगाया। फिल्टर से हमारा कैसा आउटपुट आएगा, कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। ये डी मतलब जो फ्लक्चुएटिंग डीसी, ये जो हमारा रिपल वाला डीसी है, इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया, ठीक है, इसने रिपल्स को कम कर दिया, ठीक है। अब इधर क्या होगा हमारा, फिर हम लगाएंगे वोल्टेज रेगुलेटर, आपके घरों में लगा होता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा, ये जो फ्लक्चुएटिंग क्या कहते हैं डीसी आ रहा है, इसको कैसे बना देगा, एक कांस्टेंट डीसी सोर्स, कांस्टेंट डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारी पूरी पावर सप्लाई में क्या क्या सिस्टम होते हैं, सबसे पहली स्टेज में रेक्टिफायर, फिर फिल्टर, और फिर वोल्टेज रेगुलेटर। तो फिल्टर का काम क्या होता है, टू रिमूव रिपल्स फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। रेक्टिफायर की जो आउटपुट है उसमें से रिपल्स को हटाना। तो ये कुछ इस तरीके का फ्लक्चुएटिंग आउटपुट दे देगा। और अगर इसी की जगह आपसे पूछते हैं कि इन अ रेक्टिफायर सर्किट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर इज टू कन्वर्ट इनटू कांस्टेंट रेगुलेटेड सप्लाई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हुआ, बी हुआ। समझ में आ गया आपको, बी आपने गेस किया था और बी ही इसका आंसर है। ये समझ में आ गया कि बी क्यों है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर हम 25 क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिसमें आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक आता है तो ये फाइंड आउट करेंगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में आप कहाँ लैग कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।